नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। खबर तो आपको मिल ही गई होगी, महाराष्ट्र से भी और हरियाणा से भी, आसाम से भी, देश भर में जो नौटंकी दोबारा से शुरू हो गई है। दोबारा क्या, कई बार तो लगता है रुकती ही नहीं है, बस किसी मौके की तलाश में होती है। वो फिर से शुरू हो गई है। हरियाणा के अंदर एक गरीब आदमी को जो कबाड़ बिनने का काम करता था, मुसलमान था, उसको पीट पीट कर मार डाला गया है। पहले तो ये कि ये जो पीटने मारने वाले लोग हैं, इनको गोरक्षक कहना बंद कर दीजिए। ये कतई गोरक्षक नहीं है। जो गाय पालता है, मैं बरसों गांव की जिंदगी से बहुत कायदे से परिचित रहा हूं, जो गाय पालते हैं, जो गाय को खिलाते हैं, जो गाय को प्यार करते हैं, वो किसी की हत्या नहीं करते। वो गोपालक होते हैं, वो गोरक्षक होते हैं। ये सिर्फ गो गुंडे हैं, और बल्कि मैं तो कहूंगा ये शुद्ध रूप से आतंकवादी हैं। इनको अब आतंकवादी कहना शुरू करना चाहिए। तो हरियाणा से खबर आई होगी कि आतंकवादियों ने पीट पीट कर एक गरीब मुसलमान को जो कबाड़ बीनने का काम करता था, उसको मार डाला। और साथ में आपको महाराष्ट्र से खबर आई होगी कि ट्रेन के अंदर कुछ आतंकवादी बैठे हुए थे, जिन्होंने 72 साल के बुजुर्ग आदमी के साथ निहायत दर्जे की बदतमीजी की, मारपीट की, उनको ट्रेन से निकाल दिया। ये दोनों खबरें आप तक पहुंच गई होंगी। ये 72 साल के उस बुजुर्ग का चेहरा है। इस चेहरे में अगर आप अपने बाप का, अपने दादा का चेहरा नहीं देख पाते हैं, तो आईने में जाके देखिए, आप इंसान नहीं रह गए हैं, आप धीरे धीरे हैवान में तब्दील हो गए हैं। अगर 72 साल का अपनी बेटी से जाता एक सीधा साधा बुजुर्ग आपको सिर्फ मुसलमान और हिंदू दिखाई देता है, वो आपको अपने दादा, अपने बाप, अपने किसी बुजुर्ग की तरह नहीं दिखाई देता है, तो यकीन जानिए कि आप हिंदुस्तानी भी ठीक से नहीं रह गए हैं। आप इजराइल के उन जायनिस्टों जैसे हो गए हैं, जिन्होंने अपना दीन ईमान कहीं खो दिया है, जो कहीं भी कोई भी ऐसी शर्मनाक हरकत कर सकते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म कहा जा सकता है। तो ये दोनों बेसिकली आतंकवाद की घटनाएं हैं। ये अलग बात है कि हमारे दौर में ऐसी सरकार है जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब कहते हैं कि मॉब लिंचिंग जैसी बातें ठीक तो नहीं है, लेकिन गांव के अंदर गोमाता के लिए इतनी श्रद्धा है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं, तो गांव के लोग हैं, इनको कौन रोकता है, उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं। ये मुख्यमंत्री का बयान है। मुख्यमंत्री जिसको सामने आकर सीधे कहना चाहिए था कि ये गरीब की हत्या करने वाले, ये गरीब मुसलमान को ऐसे पीट पीट कर मार देने वाले सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दरिंदे हो सकते हैं, हैवान हो सकते हैं, और उनको सीधे वही सजा मिलनी चाहिए जो किसी कातिल को मिलती है। वो मुख्यमंत्री कह रहा है कि गांव के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कभी बिना सिक्योरिटी आप भी गांव में चले जाइए, आपसे भी बहुत लोगों की नाराजगी है। अगर आपकी भी ऐसे ही पिटाई शुरू हो जाए, तो फिर कल को तो ये आप नहीं कहिएगा कि नहीं, गांव के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मुझे मारा पीटा तो रहने दो। खुद तो चलने के लिए आप सिक्योरिटी लेके चलते हैं, खुद तो आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन गरीब मुसलमान है, उसको पीट पीट के, और वो भी मुसलमान है इसलिए उसको पीट पीट के मार दिया गया, और आप कहते हैं गाय, जबकि उस पूरे मामले में कहीं गाय का कोई मामला ही नहीं है। चरखी दादरी का जो ये मामला है, चरखी दादरी में ये जो बंदा था, इसका नाम था साबिर मलिक। 27 अगस्त की यह घटना है, 27 अगस्त को यह घटना हुई है। और साबिर मलिक जो था, बंगाल से आया हुआ था और भंगार बेचने, कबाड़ बेचने का काम किया करता था। ये लोग वही होते हैं जो कबाड़ इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं। इनके घर कोई मांस पड़ा रहा, किसी ने जांच नहीं की, और आपको पता चल गया कि वो गोमांस था, वो गोहत्या कर रहा था हवा में। ऐसे ही कहीं कोई सबूत मिला आपको, कहीं कोई जांच हुई, और आपने मान लिया गोहत्या था। 4 गुंडे कहने लगेंगे कि ये तो गोमांस है, और उसके बाद पूरा गांव मिलकर पीटने लगेगा। अगर यही कानून की हालत रही, तो कल तो किसी को भी पीट के मारा जा सकता है। अभी बीच में घटना आई थी कि गौ की तस्करी के आरोप में एक बंदे को पकड़ के मार दिया गया, और जब वो मर गया तो मालूम चला कि वो तो कोई मिश्रा जी थे, वो कोई मुसलमान नहीं था। गाय को लेकर जा रहा था, वो बेचने जा रहा होगा। अभी बिहार के सोनपुर में पशुओं का मेला लगेगा, लोग कहां कहां से पशुओं को लेकर आते हैं, वहां पे पशुओं की खरीद और फरोख्त होती है। ये तो बहुत अच्छा है कि रास्ते में आप किसी को रोक लीजिए और कहिए ये गोहत्या के लिए ले जा रहा है। आपके लोग बीफ के कारखाने चलाएं, और उसके बाद किसी भी गरीब मुसलमान को पकड़कर गोहत्या के लिए, गोमांस के लिए आप पीट पीट के मार दीजिए। यहां क्या कंडीशन हुई, महाराष्ट्र में क्या कंडीशन हुई। ट्रेन से बेचारे बुजुर्ग थे, वो जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने के लिए, उनके टिफिन में नॉनवेज रहा होगा।
अब उस टिफिन में नॉनवेज को देकर कुछ लड़के थे, कुछ आतंकवादी थे जो पुलिस की परीक्षा देकर आ रहे थे। सोचिए अगर ये पुलिस में भर्ती होंगे तो कितने घटिया और कितने नीच लोग होंगे और ये लोग न्याय का क्या साथ देंगे। एक का नाम सामने आ रहा है आशु आवाड, बाकियों के नाम मुझे नहीं पता है। फोटोग्राफ्स तो खैर आ ही गई हैं, वीडियोस तो वायरल हैं ही। ये लोग पुलिस की परीक्षा देकर आ रहे थे। उस 72 साल के बुजुर्ग के साथ इन लोगों ने बदतमीजी की, मारपीट किया, गाली गलौज किया और आप हिम्मत देखिए वीडियो बनाई। यानी ये लोग मान चुके हैं कि हम कुछ भी करेंगे, अगर सामने वाला मुसलमान है तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सरकारें इस बात को सही सिद्ध कर रही हैं। गिरफ्तार होते हैं, 4 दिन में जमानत हो जाएगी, दुनिया भूल जाएगी। आपको वो ट्रेन वाला जीआरपी का जो इंस्पेक्टर था वो याद है, जिसके बारे में यह साबित करने की कोशिश की गई कि वो पागल है, उसका दिमागी तवाजुन जो है वो ठीक नहीं है, उसके दिमागी हालात ठीक नहीं है, यह साबित करने की कोशिश की गई। जबकि हकीकत यह थी, जो बाद में निकल कर आई भी, कि उसने पूरे होशो हवास में सरकारी नौकरी में रहते हुए सरकारी जो उसको बंदूक मिली थी उससे उसने चुन चुन के मुसलमानों को मारने की कोशिश की, मुस्लिम औरतों को बेइज्जत करने की कोशिश की। यह सारा कुछ चलती ट्रेन में उस जीआरपी के ऑफिसर ने किया, जिसका काम था ट्रेन के अंदर जो यात्री हैं उनको सुरक्षा दे। लेकिन सुरक्षा कौन देता? उसके दिमाग पर तो हिंदू मुसलमान का नशा इस तरह से छाया हुआ था कि वो तो गोलियां चलाने लगा। और उसके बाद लोग आ गए उसको बचाने के लिए कि उसके दिमागी हालात ठीक नहीं है। जब जांच हुई तो मालूम चला कि उसके दिमागी हालात बिल्कुल ठीक है। और इस देश में वैसे भी हिंदू मुसलमान करके एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके दिमागी तवाजुन को, दिमागी हालात को बुरी तरह से गड़बड़ा दिया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति में जी रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि इस तरह की हरकतें करेंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल और भी है, मैं आऊंगा महाराष्ट्र की घटना पर, बहुत सारी डिटेल आपने देखी होंगी, कुछ और चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपसे और सारे लोगों से एक सवाल, क्या आपको लगता है कि यह घटनाएं ऐसे ही हो रही हैं? हरियाणा में चुनाव है, अभी भारतीय जनता पार्टी ने हाथ पांव जोड़ा है तो 4 दिन चुनाव और आगे बढ़ा दिया गया। हरियाणा में चुनाव डिक्लेयर हो गया है। नवंबर से पहले हर हालत में महाराष्ट्र में चुनाव होना है। और महाराष्ट्र में यह घटना होती है, हरियाणा में यह घटना होती है। आपको क्या लगता है, यह सिर्फ संयोग है? पहले मुझे भी लगता था कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ संयोग हैं, कभी कभार हो जाती हैं। लेकिन पिछले 4-5 साल से आप देखेंगे, जिस इलाके में चुनाव होता है, राजस्थान में चुनाव होना था, उसके पहले लिंचिंग हो गई, उसके पहले सारे तमाशे हो गए। अब हरियाणा में चुनाव होना है, हरियाणा में लिंचिंग हो गई। इधर चुनाव आयोग ने डेट बढ़ाया, उसके थोड़े दिन पहले वहां पर लिंचिंग हो गई। महाराष्ट्र में चुनाव होना है, महाराष्ट्र में लिंचिंग हो गई। बहुत सीधा सा मामला है कि यह सारी चीजें हवा में नहीं हो रही, इनके पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीति है कि जिस स्टेट में चुनाव होना होता है उस स्टेट में इस तरह की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक शक करने वाली बात है और मुझे लगता है कि हर सोचने समझने वाला इस बात पे शक करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सेंट्रल कमांड है, कहीं बहुत ऊंचे लेवल से जानबूझकर चुनाव के पहले इस तरह की घटनाएं कराई तो नहीं जा रही। आखिर क्या बात है कि इन चुनावों के ठीक पहले हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आना शुरू हो जाता है, एक से एक घटिया बयान आना शुरू हो जाता है। कभी कहते हैं कि मियां लोगों को असम पर कब्जा नहीं करने देंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी जो मुस्लिम विधायकों को आधे घंटे 1 घंटे की छुट्टी मिलती थी नमाज के लिए वो खत्म कर देते हैं। ये सारी घटनाएं, मोहन यादव के बयान आने शुरू हो जाते हैं, उधर राजस्थान में बयान आने शुरू हो जाते हैं, हरियाणा में लिंचिंग हो जाती है, महाराष्ट्र में लिंचिंग की कोशिश होती है, किसी तरह से वो बुजुर्ग बच जाते हैं, उनका बयान आया है कि वो हयात हैं। और आप देखिए कि उस बुजुर्ग का दिल कितना बड़ा है कि वो कह रहे हैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। इतने अपमान, इतनी बेइज्जती, मारपीट के बाद भी वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ, वो हयात हैं, वो जिंदा हैं और किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। उनका एक और बयान ट्विटर पर मैंने देखा, उस बयान को आप सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ अली सैयद हुसैन है। मैं चालीसगांव का रहने वाला हूँ, हाजी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हयात हूँ। आप लोग जो अपनी कौम वाले जो मेरे लिए फिक्र कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप मेरे लिए आपने जो किया है, मैं हयात हूँ, आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए, मैं आपसे इतनी इल्तिजा करता हूँ। और आपसे मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप मैं हयात हूँ, अल्लाह ने मेरे को सब सही सलामत रखा है। ठीक। सुना आपने,
जो पुलिस की भर्ती का एग्जाम देकर आ रहे थे वो डकैती करते हैं, वो चोरी करते हैं, उनके पॉकेट से 2800 रुपए छीन लेते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको ट्रेन से फेंकने की कोशिश होती है। पूरी साजिश यही थी कि पैसे वैसे छीन के उनको ट्रेन से फेंक दिया जाए ताकि वो वहीं मर जाएं और सारी कहानी वहीं खत्म हो जाए। ये तो वो वीडियो वायरल हो गया, बाहर आ गया, वो बच गए तो सारी बातें बाहर आई। अब गिरफ्तारियां अभी तक तो हुई नहीं है। 2-4 दिन हल्ला रहेगा, उसके बाद शांत हो जाएगा सब कुछ, गिरफ्तार होगा भी तो भी जमानत हो जाएगी। यह पूरी की पूरी इस देश की राजनीति बन गई है। अगर यही घटना किसी मुस्लिम ने की होती तो अभी तक इन लोगों के घर बुलडोजर से गिरवा दिए गए होते। आपको याद है कि शहजाद साहब जो थे, हाजी शहजाद साहब, उनका घर किस तरह से बुलडोजर से गिरवा दिया गया, उस पर अलग से मैंने वीडियो किया था, वो आपको याद होगा। और दर्द की बात यह है कि विपक्ष के भी ज्यादातर नेता उस पर चुप रहे। तो अगर मुस्लिम हो तो अपराध साबित होने से पहले ही उसके घर पे बुलडोजर चलवा दो, और अगर मुस्लिम ना हो, अगर वो किसी और जात का, किसी और धर्म का हो, तो फिर उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश करो। और अगर किसी तरह से वो गिरफ्तार हो भी जाए, कुछ दिन बाद जमानत हो जाए, तो जमानत के बाद उसको माले पहनाओ, उसको केक खिलाओ, उसका स्वागत करो। ये इस देश की राजनीति को कर दिया गया है। और जिन्होंने ये सब किया है ना, उनको आज बहुत मजा आ रहा है, लेकिन उनको नहीं पता है कि जॉन बीच की कैसी फौज वो बना रहे हैं। अभी एक घटना, एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। कोई यूट्यूबर हैं जो बॉडी बिल्डिंग सिखाते हैं, मैं नहीं जानता, मैं इस तरह के वीडियोस नहीं देखता तो मैं उनको जानता भी नहीं हूं, लेकिन उनका वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक बाइक वाले को वो टक्कर मारते हैं और उनके साथ बैठी महिला जब कहती हैं कि अरे वो बेचारा गिर गया, तो कहते हैं कि ये तो रोज की बात है। ये जॉम्बीज बनाए जा रहे हैं जिनके दिमाग में, जिनके दिल में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। आज ये हिंदू मुसलमान के नाम पर मार रहे हैं और जिस तरह से इस देश में रेप हो रहे हैं, यही जॉम्बीज तो कर रहे हैं। बीएचयू वाली घटना आप जानते ही हैं, मैं अलग से उस पर बात करूंगा। बीएचयू वाले घटने में बड़ी मुश्किल से लोग गिरफ्तार हुए, अब उनको रिहा कर दिया गया तो उनको केक खिलाया जा रहा है। आपको याद ही है गुजरात वाली घटना में बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उनको जमानत दे दी गई, और जमानत देने के बाद उनको माला पहना रहे हैं, औरतें माला पहना रही हैं। जो आदमी औरतों की असमत लूटने के लिए गिरफ्तार हुआ, उसको औरतें माला पहना रही हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? जब आप इस तरह के जॉम्बीज का समाज बना रहे हैं, जब आप इस तरह के लोगों को यह सिखा रहे हैं कि कोई भी अपराध कर दो तुम्हें सजा नहीं होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम इतने बेशर्म हो जाओ कि 72 साल के बुजुर्ग को बेइज्जत करो, मारो पीटो और फिर उसका वीडियो बनाकर वायरल करो। तुम किसी मुसलमान औरत को पकड़ लो और उससे जय श्री राम कहलवाओ, कोई ऑटो वाला हो उसको पकड़ लो, उसकी दाढ़ी खींचो और उसको जय श्री राम कहलवाओ। इससे श्री राम तो खुश नहीं होने वाले, इससे श्री राम तो बिल्कुल खुश नहीं होने वाले, क्योंकि यह दरिंदों की हरकत है, इंसानों की हरकत नहीं है। लेकिन आज जो इनके मालिक इनसे खुश हो रहे हैं कि चलो इसी बहाने हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है, उनको नहीं पता है कि वो इस मुल्क में तबाही का सामान तैयार कर रहे हैं। ये आज गैरों को मार रहे हैं, कल कोई बात होने पर अपनों के साथ भी यही व्यवहार करेंगे। तब बहुत शर्म आएगी, तब बहुत दिक्कत होगी, लेकिन कोई नहीं होगा यह आवाज सुनने वाला। बाकियों को तो छोड़ दीजिए, बाकियों से तो मैं क्या कहूं, लेकिन हां, विपक्ष के साथ मेरी शिकायत जरूर है कि इस तरह के मामलों पर उसको जितना एक्टिव होना चाहिए, जितनी तेजी के साथ सामने आना चाहिए, नाम लेकर बात करना चाहिए, अल्पसंख्यक नहीं सीधे मुसलमान कहना चाहिए, वो कहने से कहीं ना कहीं विपक्ष शर्माता है। और इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी और उसके चाहने वाले लगातार उठा रहे हैं। लेकिन हमें इस तरह की कोई शर्म नहीं है। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम इस मुल्क के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, और इसलिए यहां के आईन के हिसाब से, यहां के संविधान के हिसाब से जो गलत होगा उस पर हम आवाज उठाएंगे। और आज ये कहते हुए मुझे वाकई शर्म आ रही है कि मैं जिस धर्म को बिलोंग करता हूं, जो दुनिया को इतनी खूबसूरत चीजें सिखाता रहा है, उस धर्म के नाम पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो किसी भी इंसान को शर्मिंदा करेगी। और यह हमारा दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 साल बाद, 70 साल बाद हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो आईन से चलने की जगह, संविधान से चलने की जगह, न्याय करने की जगह ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बचाती हुई नजर आ रही है। ये बायसे शर्म है इस देश के लिए, उस परंपरा के लिए शर्म है जिससे ये देश आजाद हुआ है। और अगर ये चलता रहा तो और किसी के लिए तो जो है वो है, इस देश के लिए अपने आप में ये बेहद खतरनाक बात होगी। अगर लोग ऐसे ही बढ़ते रहे, अगर लोगों के बीच में दूरियां ऐसे ही बढ़ती रहीं, तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश में
टुकड़े टुकड़े बाहर से भले ना हो, लेकिन अंदर से हमको वो टुकड़े नजर आएंगे। और ऐसे टुकड़े जो दिल के टुकड़े होते हैं वो कितने गहरे होते हैं और कितना लंबा उनका असर होता है, ये वो सब लोग जानते हैं जो दुनिया का इतिहास पढ़ते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए, इसको कंडेम करने के लिए, ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए जो कुछ किया जाए, जो कुछ किया जा सकता है वो सब कम है, सब करना चाहिए। फिलहाल तो मैं अपनी बात खत्म करते हुए उन बुजुर्गवार से माफी मांगता हूं कि ये जो लड़के हैं, मैं कम से कम इनको आतंकवादी मानता हूं। ये मेरे धर्म के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, ये किसी विचारधारा के, किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, ये मेरे धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मेरा धर्म किसी बुजुर्ग के साथ इस तरह की हरकत को बिल्कुल 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 अलाउ नहीं करता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।